35 साल पहले महालक्ष्मी का परिवार नेपाल छोड़कर इंडिया आया। इंडिया आने के बाद ये लोग कर्नाटक में बस गए, फिर धीरे धीरे बेंगलुरु में आकर सिमट गए, बेंगलुरु में रहने लगे। परिवार में महालक्ष्मी की माँ, भाई, बहन ये सभी लोग थे, पिता नहीं। फिर शादी होती है हेमंत दास से, बेंगलुरु में ही रहते हैं। हेमंत दास भी बेंगलुरु में ही रहता है, वहीं जॉब करता है। फिर एक बेटी हुई, बेटी 4 साल की हो गई। ज़िंदगी सब कुछ ठीक ठाक चल रही थी 2023 तक, 2023 के यही अक्टूबर नवंबर के महीने तक। 2023 के अक्टूबर और नवंबर महीने के बीच में गड़बड़ शुरू होती है, और ये गड़बड़ तब शुरू होती है जब हेमंत को ऐसा लगता है कि महालक्ष्मी का किसी के साथ अफेयर है। बेंगलुरु में ही एक सैलून, जहाँ पे एक हेयर ड्रेसर, एक उत्तराखंड का, जिसके नाम को लेकर बहुत सारे लोगों ने कल कहा है, तो ये कि उसके साथ अफेयर है। और इस अफेयर की जानकारी मिलने के बाद पति पत्नी में झगड़ा होता है। इसके बाद हेमंत और महालक्ष्मी अलग हो जाते हैं। बेटी पहले महालक्ष्मी के पास रहती है, फिर हेमंत के पास रहती है, और दोनों एक दूसरे के खिलाफ पति पत्नी भी कंप्लेन करते हैं कि उसने हमें टॉर्चर किया, उसने हमें मारा। बेंगलुरु पुलिस में ये महालक्ष्मी और हेमंत दोनों के कंप्लेंट दर्ज हैं। खैर, उसके बाद धीरे धीरे वक्त बीतता है। लेकिन एक अजीब बात ये थी कि बेंगलुरु में ही महालक्ष्मी की माँ, महालक्ष्मी का भाई, बहन सभी रहते हैं, और जिस जगह किराए के घर पे महालक्ष्मी रहती है उससे थोड़ी दूर पर उसकी माँ अपनी छोटी बहन के उसके साथ रहती है। पति भी बेंगलुरु में है, भाई भी आता जाता रहता है। लेकिन आखिरी बार महालक्ष्मी के अपने परिवार से जो मुलाकात हुई वो 19 अगस्त को हुई, राखी के दिन। अपने भाई को राखी बांधने के लिए महालक्ष्मी घर गई थी, जहाँ उसकी दूसरी बहन थी और माँ थी, और वहाँ उसने राखी बांधी। ये आमने सामने की पूरे फैमिली की मुलाकात 19 अगस्त को लास्ट हुई। उसके बाद वक्त बीता, फिर आया 2 सितंबर। 2 सितंबर के बाद महालक्ष्मी का मोबाइल स्विच ऑफ। 2 से लेकर 21 तक मोबाइल बंद है। 19 दिन बीत चुके हैं, लेकिन इन 19 दिनों में एक बार भी घर वालों ने महालक्ष्मी को ढूंढने की कोशिश नहीं की, वरना उसकी मिसिंग रिपोर्ट ही लिखा देते हैं। 21 सितंबर को ये होता है कि कुछ पड़ोसी शिकायत करते हैं कि महालक्ष्मी के कमरे से बदबू आ रही है, और फिर वो मकान मालिक तक जाते हैं। मकान मालिक के पास चूंकि रेंट एग्रीमेंट में महालक्ष्मी की माँ और बहन का नंबर और पता लिखा हुआ था, तब वो पहली बार 21 सितंबर को महालक्ष्मी की माँ को फ़ोन करता और कहता है कि महालक्ष्मी के कमरे से बदबू आ रही है, कमरा चेक करना है, कि आपके पास एक एक्स्ट्रा चाबी भी है तो आप आ जाएं। तब माँ अपनी छोटी बेटी को लेकर महालक्ष्मी के घर पहुँचती है, दरवाज़ा खोलती है, और अंदर से ये फिर फ्रिज और कमरे से ये लाश के टुकड़े बाहर आते हैं। यानी 19 अगस्त को आखिरी मुलाकात, 2 सितंबर से मोबाइल बंद। लेकिन पूरे परिवार में से एक ने भी महालक्ष्मी को ढूंढने की कोशिश नहीं की। 19 दिन अगर, और ये भी अब पता है कि महालक्ष्मी अपने पति से अलग रह रही है, बेटी उसकी पति के साथ है, और वो किराए के घर में रह रही है, तो अमूमन कोई भी एक रिलेटिव होता है, ना भी हो तो हफ्ते में एक आध बार खैरियत पूछ लेते हैं कि आप ठीक हो, कहाँ हो। यहाँ 19 दिन बीत गए, और 19 दिन बाद भी माँ और बहन इसलिए आती महालक्ष्मी के घर पर क्योंकि मकान मालिक ने शिकायत की थी कि कमरे से बदबू आ रही है। वरना क्या पता ही, अगर ये बदबू ना आती तो हो सकता था कि अभी तक महालक्ष्मी का पता नहीं चलता। तो मकान मालिक के कहने पर आकर उन लोगों ने ये देखा। अब सवाल है कि फिर ऐसा क्या रिश्ता था कि अपने माँ बाप यानी भाई बहन ये भी महालक्ष्मी से दूर और वो इन सब से दूर। तो इस रिश्तों के पेंच में और इसी रिश्तों के रहस्य में ही तो कहीं महालक्ष्मी के इस कत्ल की कहानी नहीं है। बेंगलुरु पुलिस ने इस एंगल से इस कहानी की जांच की शुरुआत की। सबसे पहला शक गया पति पर। पति को बुलाया, पति से पूछा। पति ने कहा हम अलग रह रहे हैं, तब से मैं यहाँ हूँ, कॉल डिटेल रिकॉर्ड देख लीजिए। वो बिल्कुल बेदाग निकला। पूरी पूछताछ हुई क्योंकि पहला शक उसी पर था। इसके बाद हस्बैंड ने, जो हेमंत दास है, उसने पुलिस से, जब पुलिस ने पूछा कि आपको किसी पर शक है, तब उसने बताया एक नाम, और वो नाम था उत्तराखंड के एक हेयर ड्रेसर का। और उस हेयर ड्रेसर का नाम लेकर उसने कहा कि मेरी वाइफ के साथ उसका
अफेयर था और इसी वजह से हम दोनों के रिश्ते टूट गए। और मुझे लगता है मेरी वाइफ के कत्ल में उसी का हाथ है। अब उस हेयर ड्रेसर को पुलिस उठाती है, वो वहीं था बेंगलुरु में, कहीं भागा नहीं। पुलिस जाती है, दुकान में वो बैठा हुआ था, उसको लेकर आती है थाने लाने के बाद उससे पूछताछ करती है पूरे 10-12 घंटे तक। पूछताछ करने के साथ उसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड CDR को निकालती है। पिछले 1 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक के उसके लोकेशन को निकालती है, जहाँ काम करता हूँ उनसे पूछताछ करती है, जहाँ वो रहता है वहाँ पुलिस जाकर पड़ोसियों से पूछताछ करती है, हर एक से आइडेंटिफाई करती है। जो उस बंदे का बयान था वो सारे बयान उसके बयान से मैच करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी बताते हैं कि ये जो बता रहा है वो सच है, जहाँ जहाँ उसने बताया वो उस वक्त तक वहीं था, और इसका महालक्ष्मी के कत्ल से कोई लेना देना नहीं। इसके बाद बेंगलुरु पुलिस उस हेयर ड्रेसर को छोड़ देती है, वो घर चला जाता। कल भी उसका नाम था। बेंगलुरु पुलिस ने कहा कि प्लीज़ अभी आप नाम मत लीजिएगा, इसलिए कि उस नाम लेने से केस के आगे की इन्वेस्टिगेशन पर असर पड़ेगा कि हमने एक पर शक किया और उसको छोड़ दिया तो दूसरा अलर्ट हो जाएगा। अब इत्तेफाक से एक और हेयर स्टाइलिश, वो भी ऐसे ही काम करता है कहीं। अब ऐसे सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3 से 4 लोगों के नाम आए जिनका महालक्ष्मी के साथ की दोस्ती थी। पुलिस ने उन सबको उठाया, सबसे पूछताछ की, जितने भी उनके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और बाकी चीज़ें थे वो भी लिया, लेकिन धीरे धीरे करके पुलिस उन सभी लोगों को शक के दायरे से बाहर करती गई। इधर पुलिस की एक टीम लगातार CCTV फुटेज खंगाल रही थी, लेकिन 21 को ये लाश मिली। 21-22 तक उन्हें पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि घर के आसपास CCTV कैमरा नहीं था और वो बड़ा कंजेस्टेड एरिया है। लेकिन पुलिस को ये था कि किसी भी इस घर को आने जाने के जितने भी रास्ते हैं, किसी एक रास्ते पर तो कोई कैमरा होगा, कुछ सरकारी दफ्तर होगा, बैंक होगा, ATM होगा, ATM के बाहर अक्सर होता है। तो पुलिस को ऐसी जगह पर कुछ कैमरे मिले। अब पुलिस ने उस डेट के हिसाब से लास्ट 2 सितंबर को मोबाइल स्विच ऑफ हुआ था, तो उन्होंने 1 सितंबर से देखना शुरू किया कि कोई शख्स उस डेट के आसपास, उस टाइमिंग के आसपास आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है कि नहीं। इत्तेफाक से जो सस्पिशियस लोग थे उनमें से एक कैमरे में एक वो शख्स मिला, उसका चेहरा दिखा और वो उसी तरफ जा रहा था और टाइमिंग और डेट भी मिल रही थी। अब उस शख्स का नाम पुलिस को पता चल गया, बाकी लोगों ने आइडेंटिफाई किया। उसकी फैमिली भी बेंगलुरु में रहती है। अब पुलिस उसके घर जाती है, भाई को उठाती है, उस भाई से पूछताछ करती है। वो भाई बताता है जो कहानी पुलिस को, केस उसी वक्त सॉल्व हो गया था। वो भाई बताता है पुलिस को कि हाँ, मेरा भाई हमारे पास आया था, फिलहाल अब बेंगलुरु में नहीं है, लेकिन उसने आकर ये बात कबूल की थी कि उसने महालक्ष्मी का कत्ल कर दिया। पूरी फैमिली सन उसके बाद ये बताकर वो वहाँ से निकल गया। उस भाई के हिसाब से वो वहाँ से निकला भुवनेश्वर, भुवनेश्वर के बाद शायद कोलकाता, कहाँ है अब पता नहीं। लेकिन भाई का बयान, CCTV कैमरा उधर, वो और जो बाकी जिनके ऊपर शक था उनके बयान, और फिर उस बंदे का जो इस वक्त भागा हुआ है, जिसको मालूम है, जो कर्नाटक के होम मिनिस्टर और पुलिस कमिश्नर दोनों ने बता दिया है कि ये कौन है। नाम न बताने की गुजारिश की, इसलिए कि केस पे असर पड़ेगा, तो इसलिए नाम लूँगा नहीं, नाम पता है। तो अब पुलिस की टीम गई हुई है, अब ये सारी चीज़ें सामने आ गई। अब सवाल ये था कि वही शख्स होगा तो उसने कैसे किया होगा। अब फॉरेंसिक के साथ मिलकर 2 दिन से पुलिस इसी की तफ्तीश कर रही थी। जब पुलिस ने तफ्तीश की तो महालक्ष्मी के कमरे में एक ट्रॉली बैग नज़र आया, बाकी सारी चीज़ों के अलावा। जब उस ट्रॉली बैग को देखा तब पुलिस का क्लिक किया कि सेम श्रद्धा केस में जिसमें आफ्ताब पूनावाला ने लाश के टुकड़े किए, उसके बाद उसने ट्रॉली बैग में या फिर पिट्ठू बैग पे रख कर उसने पहले ट्रॉली बैग वो भी लाया था, लेकिन उसे लगा ये बड़ा बैग है, शक लोग करने लगेंगे, तो पिट्ठू बैग में वो टुकड़े फेंकता था। तो यहाँ कमरे में एक ट्रॉली बैग था। उस ट्रॉली बैग को देखकर पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि कत्ल करने के बाद लाश के टुकड़े इसी ट्रॉली बैग में रखकर कहीं और ठिकाने लगाने का प्लान था। जो फॉरेंसिक टीम ने जांच की
उसे एक चीज़ क्लियर हो गया, वो ये कि कत्ल उसी कमरे में हुआ, लाश भी उसी कमरे में टुकड़े किए गए, लेकिन बाद में टुकड़े करने के बाद फर्श की और बाथरूम की अच्छे से सफाई करने की कोशिश की गई, क्योंकि बहुत सारे सबूत तो वैसे ही रह गए थे। इसके बाद कातिल ने, और ये है कि कत्ल 2 और 3 अक्टूबर के बीच में, जो अब तक के, अब कातिल पकड़ा जाएगा तो एग्जैक्ट तारीख पता चलेगी, लेकिन अब तक जो अंदाज़ा लगाया गया 2 और 3 सितंबर। और ये भी कत्ल के बाद कई घंटे तक कातिल उसी कमरे में रहा, फिर उसने लाश के टुकड़े किए, इसमें भी कई घंटे लगे। अब उसका पहला इरादा ये था कि उस ट्रॉली बैग में लाश के टुकड़ों को लेकर कहीं बाहर ठिकाने लगाए, लेकिन जब उसने बाहर का लोकेशन देखा, कंजेस्टेड एरिया, भीड़ भाड़, वहाँ हर वक्त लोग 12-1-2 बजे तक भी जाग रहे हैं, सड़क पर हैं, तो उसे लगा कि अगर ट्रॉली बैग लेकर रात को निकलेंगे तो डाउट होगा, और जब जो चोर होता है उसको डर ज़्यादा होता है। तो उसे ये भी लगा कि अगर दिन में बैग लेकर जाएंगे और किसी ने पूछ लिया, तलाशी ले ली, तो पकड़े जाएंगे। तो इसीलिए पहले वो कोशिश करता रहा, लेकिन मौका नहीं मिला, तो उसने लाश के टुकड़े फ्रिज में ही डालकर छोड़ दिए, बैग में नहीं रखा। जो फॉरेंसिक टीम ने जांच की उसके हिसाब से कत्ल कहीं और नहीं हुआ, बल्कि उसी कमरे में हुआ था, क्योंकि वो कई ऐसे एविडेंस मिले। एक पहले ये भी था कि लाश कत्ल कहीं और हुआ और लाश के टुकड़े यहाँ किए गए, तो वो भी फिर पुलिस ने रूल आउट कर दिया। उसकी वजह ये है कि जब आप टुकड़े इस घर से लेकर बाहर नहीं जा सकते, इतना कंजेस्टेड एरिया है, तो फिर किसी की लाश लेकर आप बाहर से इसी घर में कैसे दाखिल हो सकते हैं, तो वो भी रूल आउट हो गया। तो मतलब ये कि कत्ल भी इसी घर में हुआ, लाश के टुकड़े भी इसी घर में किए गए, मौका नहीं मिला, इसलिए ट्रॉली बैग में उन टुकड़ों को बाहर ठिकाने लगाने के लिए वो जा नहीं पाया। वो फ्रिज जिससे ये टुकड़े मिले थे इस वक्त फॉरेंसिक लैब में है बेंगलुरु की, वो उसकी जांच कर रही है। कमरे के जो छोटे छोटे सबूत निशान मिले वो भी वहाँ पर लेकर गए हैं। और कातिल के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि पुलिस की टीम लगी हुई है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है कि चलिए कातिल देर सवेर पकड़ा जाएगा, कत्ल की वजह क्या हो सकती है? तो बेंगलुरु पुलिस के सोर्सेस के हिसाब से अगर माने तो कत्ल की वजह अभी तक है वो दोस्ती और रिलेशनशिप ही है। अब इस दोस्ती और रिलेशनशिप ने कैसे करवट बदली, क्या हुआ, क्यों महालक्ष्मी का कत्ल हुआ? लेकिन पुलिस ने एक और चीज़ कही कि इसमें बेदर्दी या उस तरह की बातें इसलिए नहीं है क्योंकि कत्ल करने के बाद जो टुकड़े किए गए थे वो सिर्फ उसका मकसद एक था, और वो रास्ता दिखाया था आफ्ताब पूनावाला और श्रद्धा के इसमें जो था कि कत्ल तो कर दिया, लेकिन अब लाश ठिकाने लगाना है तो कैसे ले जाओ, तो टुकड़े में ले जाओ। कई जगह पे ऐसे हुए थे। तो शायद उन टुकड़ों की जो अभी तक की गिनती है 59 टुकड़े, उसकी वजह यही है कि लाश के टुकड़ों को बारी बारी से किस्तों में बाहर ले जाना था और किस्तों में ले जाकर उसको ठिकाने लगाना था, तो मौका मिला नहीं। लेकिन असली मोटिव है क्या? बेंगलुरु पुलिस के हिसाब से कातिल और उसकी आइडेंटिटी सब कुछ उन्हें पता है, लेकिन मोटिव जब आएगा तब कातिल मिलेगा। साथ में पुलिस का ये भी कहना है कि वो इस बात की भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कत्ल में एक ही शख्स था या उसकी मदद किसी और ने भी की है, क्योंकि जिस तरीके से लाश के टुकड़े किए गए, बाकी सारी चीज़ों को समेटा गया, पुलिस को डाउट है कि इसमें शायद किसी एक ने मदद की हो। तो वो दूसरा कौन है, ये भी पता करने की कोशिश की जा रही है। तो इन सारे सवालों के जवाब बेंगलुरु पुलिस के हिसाब से उन्होंने इस केस को सॉल्व कर लिया है। सिर्फ और सिर्फ कातिल को बेंगलुरु लाने का इंतज़ार कर रहे हैं। जिस दिन आएगा उस दिन सारी चीज़ें मीडिया के सामने रख दी जाएंगी। लेकिन हाँ, जितने भी इससे पहले सस्पेक्ट थे उन सबको रोल आउट कर दिया गया। और कल तो लोगों ने एक सवाल पूछा था कि आपने उसका नाम क्यों नहीं लिया, जो कि मैं आज भी नहीं ले रहा हूँ। हालांकि पुलिस ने उसे क्लीन चिट देकर बेदाग कर दिया है, छोड़ भी दिया है, बट केस पर असर पड़ सकता है। तो एक सवाल का जवाब आज ज़रूर देना चाहूँगा आप लोगों को, वो ये कि जब भी क्राइम होता है, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूँ, किसी भी क्राइम को एक सिर्फ क्राइम और क्रिमिनल के नज़रिए से देखना चाहिए और उसी चश्मे से। और एक क्राइम रिपोर्टर का काम है कि जो फैक्ट है बस उसी पे बात करे। और एक क्राइम रिपोर्टर की जिम्मेदारी भी है कि अगर पुलिस कह रही है कि इस चीज़ से असर पड़ सकता है इसके खुलासे से, तो फिर वहाँ पर आपको उनका सपोर्ट भी करना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ